कानपुरिया बोल लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कान्यापुर के हैं। हिंदी मीडियम की टॉपर कृतिका मिश्रा हमारे साथ है। बहुत ज़्यादा एक अंतर्द्वंद भी आ जाता है, कई बार विद्रोह का मन भी करने लगता है। अब जो दृष्टिकोण होता है, कहीं आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सम्मान अधिक मिल रहा है, तो वो एक परिवर्तन आया है, वो औरों के दृष्टिकोण में आया है। मतलब इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं वो पहला अंग्रेजी का शब्द मैंने कृतिका के मुंह से लोड सुना है। अब तक मुझे लग रहा था कृतिका आपने अभी तक अपने जीवन में जो कुछ भी अपनी पर्सनालिटी के साथ कर रखा है, वो एक दिन आपको जा कर के प्रेजेंट कर देना है। बाकी जो मेरी सबसे बड़ी तैयारी थी वो थी साड़ी पहनना। इंटरव्यू के बाद फिर से मेरा ज़ीरो था लेवल। इंटरव्यू में जब मेरा नहीं हुआ लास्ट अटेम्प्ट में, तो फिर से वो प्रीलिम्स फिर से देना था, और वो एक मेंटल ट्रॉमा जैसी स्थिति भी आ जाती है। हम लोगों ने तो गीता पढ़ करके हर हफ्ते गीता का एक पार्ट होता था, तो हम लोग तो तैयार ही बैठे हैं इसलिए कि जितनी भी चुनौतियाँ आएंगी वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में उसका सामना करना है। यूपीएससी 2022 की हिंदी मीडियम की टॉपर कृतिका मिश्रा हमारे साथ है। ललन टॉप न्यूज़ रूम आई तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत की जाए। न्यूज़ रूम के साथियों के भी कुछ सवाल थे तो वो भी लिए जाएं और समझा जाए कि इनकी क्या जर्नी रही, हिंदी मीडियम के टॉपर्स के क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों से कितने अलग होते हैं। जो भी सारे सवाल हमारे आपके मन में होंगे हम पूछने की और सभी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कृतिका, पहली बार मतलब सबसे पहले तो यही बताइए कि रिजल्ट आए हुए खूब दिन हो गए, आप ट्रेनिंग के लिए जाने वाली होंगी, क्या सुना है आपने? ट्रेनिंग आप लोगों ने क्या सुना है? आप कितनी एक्साइटेड हैं मसूरी जाने के लिए? ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, तो ऐसा लग रहा है कि एक नई ज़िंदगी अब शुरू होने वाली है, तो बहुत एक्साइटमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार का जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है ना, वो कुछ अलग तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। तो इस बार हम लोगों को लगभग 45 घंटे की क्लासेस पहले से लेकर के जानी है। तो आईसीटी, फाइनेंशियल लिटरेसी, उन सब के हम लोगों को मॉड्यूल्स अभी से दे दिए गए हैं। तो वो मूक्स जो प्लेटफॉर्म होते हैं ओपन लर्निंग के, तो हम लोगों की ट्रेनिंग अभी से शुरू हो गई है, तो बस उसी में लगे हुए हैं। बाकी 15 फॉर्म्स हैं, वो भी फिल करने, तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ बहुत तेज़ी में चल रही हैं बस। अच्छा, हमने जैसे ये सब सुना है कि बहुत सुंदर होता है, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस। आपने ऐसी कौन सी बातें सुन रखी है? ये सुना है कि लवासना बहुत छोटा है। तो वहाँ से हर संडे को बाहर निकलने का प्रयास रहेगा हम लोगों का। बाकी अगर सीरियस नोट पे देखा जाए तो वो भारत का एक तरह से स्टील फ्रेम को फ्रेम करने वाली जगह है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, सीखने वाली चीज़ है। और आगे चल कर के ऑन फील्ड जो भी काम मिलेंगे उनका किस तरह से अच्छा आउटपुट देना है, तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि एक होता है ना केटीपी, जो कीन लर्नर होते हैं, कीन ट्रेनर्स होते हैं, तो उसकी तरह काम करना है वहाँ लवासना में जा कर के। और लवासना के बाद कहाँ जाने की इच्छा है? कौन सा कैडर चाहिए? क्या प्रेफरेंस होगा पहला? वो हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है, लेकिन अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन है सेंट्रल में ही, देखिए। सेंट्रल में ही। हाँ। अच्छा, बाकी न्यूज़ रूम के साथियों के पास चलेंगे, लेकिन मैं पहले कुछ वो सवाल पूछ लेती हूँ जो मेरे मन में है और मैंने जो र्यूमर्स सुन रखे हैं। आपने क्लियर कर लिया, हिंदी मीडियम के पहली टॉपर हैं, आपका रैंक 66 है। कितनी डिफ़िकल्ट है हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी तैयारी या उनकी जर्नी एज़ कम्पेयर टू अंग्रेज़ी वाले? देखिए, कठिनाई तो बहुत है, क्योंकि ये एक ईमानदारी से स्वीकार करने वाली बात है। हवा में बात करना एक बात होती है, लेकिन जब हम किसी भारतीय भाषा माध्यम से, चाहे वो कन्नड़ा हो, चाहे तमिल हो या हिंदी हो, तो सबसे बड़ी समस्या आती है वो मटेरियल की होती है। क्वालिटी मटेरियल उपलब्ध नहीं होता है, और अगर उपलब्ध होता है तो उसमें भी हमें चुनना पड़ता है कि क्योंकि 100 पेज है और उसको आप पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद उसमें मुश्किल से 1 पेज का मटेरियल है जो यूपीएससी के लायक है, तो इस तरह की स्थिति है। तो ऐसे में अंग्रेजी माध्यम का जो मटेरियल है उसको अनुवाद करना पड़ता है और फिर उसको प्रयोग में लाना पड़ता है। समस्या यहाँ ये आती है कि जब आप इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ रहे हैं तो कई बार आपकी टर्म्स जो होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, वो पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम की तरफ इंक्लाइंड हो जाती है। तो अब जब आप मेंस लिखने जा रहे हैं, वहाँ समय नहीं है कि आप सोच भी सकें, तो वहाँ पर दिमाग में लगातार इंग्लिश के टर्म्स आ रहे होते हैं, तो ये समस्या एक आती है सामने। और लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने दोनों ही प्रयासों में मेंस में इंग्लिश के टर्म्स यूज़ किए हैं, देवनागरी में लिखे हैं, तो उसकी कोई पेनल्टी पड़ी हो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप आसानी से उन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अंग्रेजी माध्यम के साथ आपकी लड़ाई है, वहाँ पर आपको
हिंदी माध्यम या किसी अन्य भारतीय भाषा माध्यम का होने के कारण किसी तरह की तवज्जो दी जाएगी, ये नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि अंग्रेजी माध्यम के सापेक्ष अपनी तैयारी को एक स्ट्रीमलाइन तैयारी रखिए। हमने पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा है कि जो हिंदी मीडियम से सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी भाषाएं, मतलब अंग्रेज़ी। एक डिफ़िकल्टी तो आपने बताई स्टडी मटेरियल की, बाकी आपको क्या डिफ़िकल्टी लगती है इस जर्नी में? आपकी जर्नी में क्या ऐसी कठिनाइयाँ आई? एक और कठिनाई है, वो एक मनोवृत्ति की होती है, मतलब एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है जो हिंदी भाषा के, जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है, और ये रिफ्लेक्ट होता है आपके आंसर्स में और स्पेशली आपके इंटरव्यू में। तो इससे बचना है, इससे किस तरह से पार पाना है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। ये स्ट्रैटेजिकली आपको सोचना पड़ेगा कि ये इन्फीरियोरिटी जो अपने अंदर आ रही है आसपास के समाज से, आसपास के लोगों की बातचीत से, रिजल्ट से, तो उससे बचते हुए थोड़ी आशावादिता के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कहना है। आपने अभी एक बात बताई कि जब आपने पेपर लिखा तो कुछ अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल किए देवनागरी में लिखकर, लेकिन हमने सुना है, और अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप ही बताएंगे, जैसे जीडीपी है तो आप जीडीपी नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा सकल घरेलू उत्पाद, या एकदम क्लिष्ट हिंदी के शब्द ही इस्तेमाल करने हैं जब ऐसे लिख रहे हैं या आंसर्स लिख रहे हैं। तो ये बात सच है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीडीपी है, आप पूरा लंबा लिखेंगे आपका समय जाएगा। कोशिश ये करनी है कि आपको समय के अंदर, शब्द सीमा के अंदर अपना बेस्ट देना है। तो वो देने के लिए आपको जीडीपी शॉर्ट में जो एक्रोनिम्स होते हैं ना, वो आपको शॉर्ट में रोमन में भी लिखने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जीडीपी जा करके ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप रोमन भी यूज़ कर सकते हैं, इतना चलेगा। तो ये विश्वास रखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप कोशिश ये करिए कि आपका मटेरियल हो वो थोड़ा अच्छा स्तर का हो, उससे ही प्रभाव पड़ना है, बाकी ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। हम न्यूज़ रूम के साथियों की तरफ चलते हैं। वैसे जितने देर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि पूरी बातचीत के दौरान मैं कितने ज़्यादा अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप जैसे प्रभाव पड़ता है, या जो आप जिस तरह कॉपी लिखी होंगी शायद वो आपकी भाषा भी होगी, और हम जिस तरह बाइलिंगुअल उसमें काम करते हैं। ये प्रशांत है, ये रंगरूट है हमारा एक चैनल जिसमें हम स्टूडेंट्स के जो मुद्दे होते हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं। जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी टॉपर्स वगैरह होते हैं, सबसे पहले प्रशांत ही उनसे बात करते हैं, और कभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करे वो खबरें भी प्रशांत कवर करते हैं। इन्होंने यूपीएससी का अटेम्प्ट भी दिया है, तैयारी की है, अटेम्प्ट भी दिया है। तो मन में सवाल तो होंगे, पूछ लो। पिछले कुछ सालों से प्रीलिम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, तो उसको कैसे टैकल किया आपने? और जैसे इस साल पेपर जो आया था, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी डिबेट चल गई कि मतलब कोचिंग वाले भी और जो वेटरन्स थे, दे आर लाइक कि वो ये बोलने लगे कि आप अगर इस एग्ज़ाम में आ रहे हो तो एक अटेम्प्ट सोच के आओ, और उसमें होता है तो ठीक, वरना आप जॉब के साथ करो। और ये ट्रेंड मैं इसी साल देख रहा हूँ। इससे पहले मतलब पिछले 2-3 साल से पेपर वैसा आ रहा है, इस साल और मतलब लोग बोले टफ आया, जो भी है। हाँ, आपने दिया नहीं, वो भी नहीं दिया होगा, तो इस पर क्या सोचना है आपका? ये बात सही है कि इस बार सीसैट बहुत ही ज़्यादा टफ है। मतलब आप अगर कुछ सोच करके जाते हैं, देखिए सीसैट में जैसे 3 पार्ट्स हैं, एक कॉम्प्रीहेंशन है, एक रीजनिंग है, एक मैथमेटिक्स है। तो इस बार ऐसा हुआ है कि कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा डुएबल था, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत ही आउट ऑफ फील्ड थी, मतलब वो लोगों से हुई ही नहीं। तो जो लोग ये सोच करके गए थे कि मैथमेटिक्स से पेपर निकल जाएगा, उन लोगों का ही सीसैट रह गया। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसमें एक पॉइंट हो सकता है कि आप पूरा सिलेबस देखिए, और सिलेबस देखने के बाद हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश करिए, कोई भी पार्ट छोड़ करके नहीं जाना है। जब ये स्ट्रैटेजी अपनी रहेगी तो वहाँ पर कैसा भी पेपर आया हो, फिर हम लोग उसको टैकल कर ले जाएंगे। तो इसी तरह से जीएस में भी करना है, और इस बात के लिए तैयार रहना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ट्रैप होते हैं, और उन ट्रैप्स को छोड़ना आना चाहिए। क्या करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या हमें नहीं करना है। तो जब जीएस के फर्स्ट पेपर में ये थोड़ा ध्यान रखते हैं तो नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं, तो कट ऑफ पार हो सकता है। अच्छा, और एक और डिबेट उसने भी इसी साल तूल पकड़ा है एक तरीके से कि जैसे कोई एक कैंडिडेट है, वो अगर एक बार प्री क्लियर कर लेता है, तो यूपीएससी को ऐसा रूल आना चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम अगर वो मेंस नहीं निकाल पाया और नेक्स्ट टाइम पेपर देने जा रहा है, तो वो प्री ना दे के सीधे मेंस दे। तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि इंटरव्यू के बाद फिर से मेरा 0 था लेवल,
इंटरव्यू में जब मेरा नहीं हुआ लास्ट अटेम्प्ट में, तो फिर से वो प्रीलिम्स फिर से देना था, और वो एक मेंटल ट्रॉमा जैसी स्थिति भी आ जाती है। तो अगर ये इनिशिएटिव आता है तो अच्छी बात है। बाकी एक जैसे अभी इंटरव्यू होने के बाद एक शीट निकलती है यूपीएससी की तरफ से, तो अन्य जो गवर्नमेंट स्पेसेस हैं जहाँ वैकेंसीज़ हैं वहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उस शीट के बेस पर। तो मैंने भी जैसे उज्जैन में कुछ ऑटोनोमस संस्थाएं हैं, वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई थी, तो वहाँ अप्लाई किया था अपने इंटरव्यू के बेस पर। तो इस तरह के इनिशिएटिव आ रहे हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए। अभी ना साई की एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी की आई है वैकेंसी, जो भी लोग हैं जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है लास्ट टाइम, तो वो प्लीज़ जा कर के एक बार देखिएगा साइट पर, और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। वो अच्छी मतलब 25 पोस्ट हैं, अच्छा है वो। रंगरूट के लिए खबर भी दे दी है प्रशांत। निखिल जी हैं, निखिल जी हमारे साथ न्यूज़ डेस्क पर हैं। मैम जैसे मैं भी जब दिल्ली आया था तो हमने जब ह्यूमैनिटीज़ के किसी कोर्स में एडमिशन लो तो घर पे यही मैसेज चला जाता है, चाहे आप चाहो नहीं चाहो, कि आप सिविल, मतलब एक था कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने वाले लोग सिविल अटेम्प्ट करते हैं और वो अच्छे भी माने जाते हैं क्योंकि वो समाज ही को पढ़ रहे हैं या राजनीति को पढ़ रहे हैं छात्र के रूप में, और उन लोगों को लेकिन ऐसे लेटली हमने देखा है कि ज़्यादा इंजीनियर्स और ज़्यादा जो टेक्निकल डॉक्टर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सीख सकते, वो भी ट्रेनिंग के बाद उतने ही सक्षम शायद होते होंगे, लेकिन हमने देखा है कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के वहाँ पहुँचने वालों की संख्या घटती गई है, और अब हम ज़्यादा देख रहे हैं कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को ज़्यादा है, जबकि प्रशासन एक ऐसा विषय है जहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ यस आपको चाहिए, लेकिन आपको मतलब मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि ज़्यादा उन लोगों के लिए वो जगह मुफीद है जो ह्यूमैनिटीज़ या उस तरह वो बेंट ऑफ माइंड अगर उनका है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? मतलब स्पेशली ये सीसैट के बाद से लोग शिकायत करते हैं कि उसने एक तरह से डिसएडवांटेज कर दिया जो आर्ट्स करते थे। आपको भी ऐसा लगता है क्या? और क्या उससे उनके उस एचआर पे फ़र्क पड़ता है जो हम ले रहे हैं अपने देश को चलाने के लिए? एक सिलेक्शन जो घटा है उसका एक कारण ये हो सकता है कि वर्तमान में स्थिति ये है कि ज़्यादातर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो साइंस बैकग्राउंड से ही, टेक्निकल बैकग्राउंड से ही आ रहे हैं। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जो एक माइंड का ओरिएंटेशन हो जाता है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद, वो समाज के गहन अध्ययन से लेकर के समाज में इंटरवेंशंस करने तक, वो एक आर्ट साइड स्टूडेंट के पास ज़्यादा अच्छा ओरिएंटेशन हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि एक भेड़चाल चल दी है कि बीटेक के अलावा कुछ करना नहीं है, तो ज़्यादातर लोग इसी तरफ जा रहे हैं और फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। जहाँ तक सिविल सर्विसेज की बात है, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगा है कि पेपर का इस तरह का उनका स्ट्रक्चर रहता है कि किसी को भी वरीयता ना मिले, सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो यही सीसैट ने आकर के ये लेवल प्लेइंग फील्ड को थोड़ा बनाने की कोशिश की है। तो बाकी जिसको लड़ना आता है वो यहाँ जीत जाएगा। तो अगर टेक्निकल फील्ड से भी हैं और उन्होंने पहले जेई की तैयारी की है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उनको एक एज तो मिल ही जाती है, क्योंकि यहाँ लड़ाई ही है जो आपको एक साल लड़नी है और फिर स्ट्रेटेजिकली आपको प्लान करना है और फिर निकल जाना है। तो ये चीज़ जिसके पास होगी वो पॉजिटिव 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले जाएगा। तो ये है। ये अभिनव जी हैं, ये मेरे मैनेजर हैं। तो एक बहुत छोटा सा मेरा क्वेश्चन है। हाय मैम, ये दीपक है, हमारे यहाँ का किताबें जेनजी पढ़ते हैं और हमारा बहुत अच्छा शो है किताबी बातें। उसको ये रात रात किताबें पढ़ता है और उस पर ये शो बनाता है। तो पूछ ले भाई पहले। मतलब मैं तो, आप लोग तो बहुत सारा रेंज का पढ़ते होंगे, तो मेरे को यही पूछना था कि इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारा ये कि मैं एक राजनीति पढ़नी है, इतिहास पढ़ना है, उसमें तो इतनी सारी रेंज की इन्फॉर्मेशन आप लोग कैसे प्रोसेस कर पाते हैं? इकोनॉमिक्स का डाटा भी है, उसमें हिस्ट्री की डेट्स भी हैं, पॉलिटिकल साइंस का इवेंट भी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे हो पाती है एग्जाम ओरिएंटेड वे में? मुझे ये लगता है कि जब आप फील्ड पे जाकर के काम करते हैं तो आपको सुबह एक स्वास्थ्य मंत्रालय से कॉल आता है, फिर उसके बाद एक डिज़ास्टर की तरफ से आ गया कि यहाँ पर जाइए कुछ काम करिए, उसके बाद आंगनवाड़ी की कोई न्यूज़ है। तो ये जो आपको फील्ड पे जाके करना है उसकी ट्रेनिंग अभी से शुरू हो जाती है। जब हम तैयारी करते हैं ये नहीं सोचना है कि हम तो बेरोजगार है, घर पे बैठे हुए हैं 24 घंटे की फ्री। आपकी ट्रेनिंग जब आप तैयारी कर रहे हैं उस समय से ही शुरू है। तो ये जो स्विचिंग है ना सब्जेक्ट्स के बीच में, कहीं भी कोई बाउंड्री नहीं है। आप कोशिश करिए कि आप जब सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो एक बार इकोनॉमी का एंगल भी आ सकता है, तो उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच और बाउंड्री लेस
थिंकिंग, इसको यूपीएससी वरीयता देती है। और यूपीएससी की पूरी तैयारी में मुझे ये लगा है कि आप जितना मल्टी डायमेंशनल सोच करके इंटीग्रेटेड वे में चीज़ों को समझ सकते हैं, वो आपको हेल्प करता है। आप यूपीएससी टॉपर हो और हमारे न्यूज़ रूम में एक सज्जन है जो टॉपर बनने की दिली तमन्ना है, तो मैं अपना सवाल बाद में करूंगा, पहले आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये जो है ये गौरव है। गलत बात है। गलत बात क्या है? ये गौरव है, तो ये तैयारी करेगा, तो इसके लिए थोड़ा टिप्स बताइए कुछ। जब होके वो दिल्ली आएगा तब हम लोग सब ढोल नगाड़ा लेके जाएंगे है? नई दिल्ली के क्या चीज़? स्टेशन। मतलब यहाँ सब तैयारी हो गई कि गौरव का जब निकलेगा फाइनल, जब इंटरव्यू हो जाएगा, वो पहला चक्कर दिल्ली का लगेगा। मैं जाऊंगा पर्सनली, जितने सब लड़के हैं यहाँ सब जाएंगे, महिलाएं भी लड़कियां भी, सब जाएंगे ना? ढोल नगाड़े के साथ में फूल माला के साथ स्वागत होगा नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, तो गौरव के लिए कुछ टिप्स हो जाए। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपका इतना अच्छा स्वागत का अभी से तैयारी हो गई है। बाकी आपको टिप्स की मतलब क्या ज़रूरत है भैया, आप 5 साल से यहाँ पर इतना देखिए, हम लोगों को अवेयर रहना होता है करंट अफेयर से, क्या चल रहा है आसपास, तो वो मुझे लगता है सर के पास होगा। बाकी टिप्स हाँ, ये इसके कुछ सवाल हैं अभी नहीं। हाँ, हम लोग दिन भर पढ़ते हैं, मतलब हर रोज़ नया टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। फिर मैंने एक एग्ज़ाम दिया था अभी, फिर मैं जब गया तो फिर जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, फिर मुझे लगा अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये भी मैंने पढ़ा था, ये भी मैंने पढ़ा था, लेकिन वो इतना ब्रॉड होता है, उसके कहाँ तक पढ़ें, कितना पढ़ें, ये कैसे तय किया जाए? हाँ, एक वर्टिकल अप्रोच होती है, एक हॉरिजेंटल। तो कोशिश ये करनी है कि जो सिलेबस है ना यूपीएससी का, उसको की मानते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए। तो जब इन दोनों को आप साथ में लेकर के चलते हैं तो अपने आप ही आइडिया लगने लगता है कि किस सब्जेक्ट में कितनी डेप्थ पे जाना है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, उसका ऊपर आपको थोड़ा पता हो चल जाएगा, लेकिन अब जैसे इतिहास है और स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसको हमें डीप थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये PYQs और सिलेबस से हो जाएगा। और कुछ रह गया है? नहीं, जैसे हिंदी मीडियम में लोग लिखते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि जब आप हिंदी में जो लिखते हैं बल्कि उसकी तुलना में अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो कम समय लगता है, ये मतलब ये मेरे साथ भी समस्या थी। जब हम शिरोरेखा लगाते हैं तो वो डबल टाइम जाता है हम लोगों का, लेकिन इसके लिए एक ये क्या होता है? शिरोरेखा क्या होता है? शिरोरेखा मतलब हर शब्द जब देवनागरी में लिखा जाता है तो ऊपर ऐसे लाइन लगाते हैं ना हम लोग। अच्छा। वो इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में एक फ्लो बना रहता है और हाथ उठाना नहीं पड़ता है, आपको लगातार लिखते रहना। तो वो हम लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि टाइम लिमिट के अंदर हम लोग अच्छे आंसर्स लिख सकें। तो हिंदी माध्यम में ये भी एक समस्या है कि हम लोगों को जितना भी राइटिंग स्पीड बढ़ा लो, इंग्लिश मीडियम से हम लोग उतना कम्पीट नहीं कर सकते हैं वर्ड लिमिट और राइटिंग तो के ये मामले बाकी लैंग्वेजेस में होता होगा ऐसा? में। हाँ, जिसमें भी शिरोरेखा की बात होगी वहाँ होता होगा। अच्छा, जैसे हिंदी में क्या ऐसा, जैसे ये मान लीजिए गौरव हैं, कल को इनको प्रयागराज का डीएम बनना है, तो ये इनको आईएएस तो बनना पड़ेगा और अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तो उसमें क्या हिंदी में इस तरीके के शब्द लिखते हैं क्या? विपणन, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जैसे हम बोल चाल में जो बातें बोलते हैं, क्या उस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, या फिर जो यूपीएससी का हिंदी वो अलग आता है, जो ट्रांसलेट होके आता है, वो वाला ही इस्तेमाल करना होता है? अभियांत्रिकी, अभियंता, त्रय चक्रवाहक, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सामान्य से, और इंग्लिश के जो भी टर्म्स हैं उनको देवनागरी में आप लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अलग है कि बिल्कुल ही सड़क छाप कुछ लैंग्वेज, मतलब कुछ कॉपीज़ मेरे सामने ऐसी भी अभी आई हैं 2-3 दिन में, जिसमें भाषा का स्तर व्याकरण का बहुत ख़राब है। तो ये प्रयास करना है कि ऐसा नहीं हो, और ऐसा तो नहीं होगा सर के साथ। सर तो अच्छा लिखते ही होंगे। लल्लन टॉप की टीम है। ये लल्लन टॉप शो लिखते हैं हाँ, सौरभ जी का। तो बस मतलब इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं वो। पहला अंग्रेजी का शब्द मैंने कृतिका के मुंह से लोड सुना है। अब तक मुझे लग रहा था कृतिका इतनी स्पष्ट हिंदी बोल रही है और इतनी संस्कृत निष्ठ हिंदी, मैं थोड़ा सा ऐसा फील करने लगी थी कि कितना मिक्स। बैकग्राउंड ऐसा है, तो बैकग्राउंड की वजह से क्या ऐसा, बैकग्राउंड है आपका? मतलब स्कूलिंग मेरी थोड़ी ऐसी थी, तो यूपी बोर्ड से? हाँ, यूपी बोर्ड से है, BNSD शिक्षा निकेतन कानपुर में। तो वहाँ हम लोगों को एक तो हिंदी माध्यम था, उसके बाद थोड़ा भाषण वगैरह देना, वाद विवाद, तो उसमें एक स्तरीय भाषा का प्रयोग हमेशा होता रहा है, तो वो मेरी आदत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको हिंदी माध्यम से रैंक लानी है तो यही भाषा प्रयोग करनी है। वो मेरी भाषा है, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। आपका ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट था? नहीं, तो जैसे घर पे बात होती है, जैसे पापा ने बोला कि बेटा पानी ला के दो, तो क्या पिताजी क्या मैं एक गिलास, मतलब ऐसा कुछ हिंदी में होता है? नहीं,
मतलब फॉर्मल वे में जब बातचीत होती है तो मेरे शब्द ऐसे ही होते हैं। कानपुरिया बोल लेती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, कानापुर के हैं। ये बात सही है। ठीक है, अगला सवाल ले लो। ये सुनर, जैसे कि सी सेट के सिलेबस में दे रखा है कि 10th तक की गणित है ना मेंशन है, बट इस बार मैंने दिया था, दे दो बहादुर। मैं देव हूँ या इंटर्न के रूप में काम कर रहा हूँ, और जैसे कि आयोग के सिलेबस में देखते हैं तो 10th तक की गणित दिखा रखी है, लेकिन इस बार का सी सेट का पेपर देख के क्या आपको ऐसा लगता है कि 10th तक की गणित है? नहीं, 10 तक की गणित नहीं है, और प्रैक्टिस मांग रहा है इस समय सी सेट। तो ये कोशिश करनी है सभी को कि अगर सी सेट को पार करना है तो साल भर लग के इसकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए। 10th का लेवल तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग। आयोग की गलती क्या, देखिए यूपीएससी बहुत ही इवॉल्विंग प्रोसेस है, उसका एग्ज़ाम लगातार इवॉल्व होता रहता है। तो हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स में इतना ही तक आएगा। तो ये जो इवोल्यूशन होता है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है यूपीएससी की, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो आयोग की गलती कह करके हम लोग बात छोड़ दें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बात को समझें कि ये कहाँ समस्या हो रही है, उसे सामना करें उसका डट करके, और उसे हल करने का प्रयास करें। जैसे कि और जीएस में जैसे देखा गया कि पिछले पीढ़ी के पेपर में थोड़ा अनुमान लग जाता था, इस बार जैसे कि कोई अनुमान के चांसेस बहुत कम बन रहे थे ऑप्शन में। और दूसरी बात कि जैसे कि क्वेश्चनों का जो पैटर्न इतने साल से चला आ रहा था वो इस बार चेंज हुआ, आपको आगे क्या लगता है किस तरीके से पेपर आने वाले हैं? हाँ, ये तो हमें दिमाग में बना करके चलना है कि वहाँ 2 घंटे के अंदर ऑन द स्पॉट आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे। जब फील्ड में जाते हैं तब भी हमें क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, विवेक के साथ तुरंत लेने होते हैं, वहाँ कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। तो कोई भी कोचिंग आपको ये नहीं बता सकती है कि सी सेट में या प्रीलिम्स के पेपर में आपको क्या करना है। वहाँ जा कर के ऑन द स्पॉट जाना है, फॉर्मेट समझना है कि इस बार यूपीएससी ने क्या किया है, और उस हिसाब से वहाँ क्वेश्चंस को करना है। एलिमिनेशन टेक्निक तो चली गई है, अब उसका प्रयोग नहीं होगा, लेकिन स्मार्टनेस की जो बात होती है ना, कि आप बिटवीन द लाइंस चीज़ों को पढ़कर समझकर एक कॉमन सेंस से आंसर को निकाल पा रहे हैं। 30 क्वेश्चंस के बाद कोई नहीं कर पाता है। 30 to 35 कितना भी पढ़ करके कोई जाएगा। 5-5 साल के 6-6 साल के वेटरन्स जो हैं वो भी वहाँ जाते हैं, तो 30 से 35 क्वेश्चंस होते हैं जो उन्हें आते हैं। उसके बाद आपकी स्मार्टनेस को चेक करती है यूपीएससी। ये बात समझने वाली है कि सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी क्विक डिसीजन की जो क्षमता है, आपकी स्मार्टनेस है, वो वहाँ चेक हो रही। तो कोशिश ये करनी है कि स्मार्ट गेस लेने हैं वहाँ पर। ये सब तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उस तरफ चलती हूँ। हाँ, सोम के मन में सवाल आ गया। इन्होंने मुझसे पहले कहा था कि मैं जब बोलूं तभी सवाल पूछने के लिए लेकर आना, मेरे मन में जब सवाल आएगा। नहीं, इन्होंने असल में मैं पहले सोचा था कुछ और पूछूंगा, लेकिन मेरा नाम सोम है और मैं गौरव जी के कुशल नेतृत्व में काम करता हूँ। और मैं असल में इन्होंने बोला ना कि इनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो वहाँ से मेरा ये सवाल आया कि मतलब जितने लोगों को मैंने हिंदी पढ़ते और स्पेशली साहित्य पढ़ते हुए देखा है, वो उस तरह के रम जाते हैं, और उनका लौशौरी तौर पर साहित्य पढ़ना, और साहित्य में जो एक अस्तित्ववादी विचार है कि दुनिया है तो है, जो एक आलस्य है, जो तो अब आप साहित्य बहुत अलग तरीके से पढ़ते होंगे, तो मैं आपका प्रोसेस साहित्य और साहित्यिक ना होते हुए अपने सब्जेक्ट पे फोकस करने को लेकर पूछ रहा हूँ। ये साहित्य सिर्फ अस्तित्ववाद या इस तरह के जिसको आपने आलस्य बोल दिया, तो वो ओरिएंटेशन भी हो सकता है, किसी का हो जाता है, सभी का पढ़ते हुए ऐसा लगता है कई बार कि वो विचार हावी हो रहे हैं। लेकिन जब आप किसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इन सब को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी साहित्य का एक लक्ष्य ये भी होता है कि वो पाठक की या दर्शक की भीतर जो भी भ्रांतियां हैं, पूर्वाग्रह हैं, उन पर चोट करता है। तो समाज को देखने का एक नया नज़रिया आपको मिलता है, जो पूर्वाग्रह हैं वो टूट जाते हैं। तो इन पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं साहित्य के, उनको साथ लेते हुए हम लोग आगे बढ़ें। और जो भी अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई समस्या हो रही है, तो उससे जितना जल्दी, क्योंकि स्ट्रैटेजी चेंज करना, इम्प्रूवमेंट करना, डेली रिव्यू करना खुद को, खुद की पर्सनालिटी को, और जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कई बार करंट अफेयर्स में ऐसे न्यूज़ पीसेज आ जाते हैं जो 2-3 दिन तक दिमाग में चलते रहते हैं कि ये क्या हुआ है, तो उससे भी कई बार पढ़ाई डिस्टर्ब होती है।
तो इन सब से यही एक प्रोसेस है ना, 1 साल का यूपीएससी का, जहाँ आपकी पर्सनालिटी को यूपीएससी चेंज कर देती है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको सिखाया जाता है कि चीज़ों को कैसे फेस करना है और खुद की इमोशनल स्ट्रेंथ को इन सब के बाद कैसे बचा करके रखना है। थैंक यू सो मच। उस तरफ चलते हैं, उधर भी 2-3 लोगों ने ऐसे मुझे इशारा करके हाथ उठा के बताया। हाँ, शिवेंद्र हैं, आयुष भी आए थे। हम यहाँ से निकल जाएं, आलिश आ जाइए। कृतिका, वैसे आप जब इंटरव्यू देने गई तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत कूल एक्सपीरियंस था। दोनों ही बार ऐसा हुआ कि पिछली बार चौबे सर का बोर्ड था, इस बार सत्यवती मैम का बोर्ड था, और बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल होता है। वो चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट आकर के इंटरव्यू में दें। तो किसी तरह की जो भ्रांतियां हैं ना बाहर कि बहुत कठिन होगा या पता नहीं क्या होगा, भाषा से लेकर के प्रश्नों से लेकर के हर स्तर पर बहुत ही सहज वार्ता होती है वो। आपने दोनों ही अटेम्प्ट में अपने साथ वालों से बात हुई होगी जो अंग्रेजी मीडियम से हैं, उन लोगों से भी, तो उनके एक्सपीरियंसेस और आपके एक्सपीरियंसेस क्या अलग अलग रहे या लगभग सेम ही थे? नहीं, लगभग सेम ही रहे। कहीं ऐसी समस्या नहीं हुई, क्योंकि मैम मतलब अगर बोर्ड में भी अगर कोई है जो हिंदी नहीं समझ रहा है तो आसपास जो लोग बैठे रहते हैं तो वो उनको बात को समझा देते हैं, कन्वे कर देते हैं, और ट्रांसलेटर की भी सुविधा रहती है, हालांकि ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है इंटरव्यू के लेवल पे। मेरा नाम शिवेंद्र है। आपने अपनी जो आपने कहा कि औपचारिक बातचीत में आपकी हिंदी अच्छी रहती है और उसका श्रेय आपने अपने विद्यालय को दिया, विनेश जी शिक्षा निकेतन कानपुर। तो उस मेरे वक्त में, आपके वक्त में भी उस समय 2 विद्यालय हुआ करते थे, एक पंडित दीनदयाल जहाँ से इस संस्थान के ललन टॉप के संपादक पढ़े हुए हैं, और एक विनेश जी शिक्षा निकेतन। तो आपके यहाँ जो प्रधानाचार्य थे अंगद सिंह जी, शायद आपके वक्त में रहे होंगे। तो ये माना जाता है कि वहाँ अंगद सिंह जी की वजह से हिंदी तो अच्छी थी ही, उनके प्रयास रहते थे, और बाकी सब्जेक्ट्स को लेके या 12th के बाद बच्चे क्या करने वाले हैं, मेरिट में इस बार कितने बच्चे आएंगे, एक बड़ा कंपटीशन रहता था। तो उनके बारे में थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस अपना बताइए कि क्या आप तब से ही तैयार हो रही थी सिविल सर्विसेज के लिए, या उस वक्त क्या चल रहा था जब वो डंडा और वो अनुशासन और वो सख्ती भाषा और बाकी विषयों को लेकर विद्यालय में चल रही होती थी, खास करके उस विद्यालय में जहाँ से आप पढ़ी हैं? ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। वास्तव में मेरी जो ये सफलता है उसका श्रेय विद्यालय के सभी गुरुजन को और प्रधानाचार्य जी डॉक्टर अंगद सिंह जी को ही है, क्योंकि वो जो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन का पाठ वहाँ पर पढ़ाया गया है, वो समय के साथ काम पूरा करना, अनुशासन के साथ, कोई लक्ष्य बना लिया है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए लगे रहना है, जुझारूपन के साथ फील्ड में मतलब अपना बेस्ट देना। तो ये सब कुछ वहीं से ही सीखा है। सकारात्मकता हो गया, बाकी एक स्पिरिचुअल क्वोशेंट भी होता है, आप कितना स्पिरिचुअली खुद को सजग रख पा रहे हैं, अवेकन रख पा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि मेरा बहुत सबल पक्ष है, और वो भी मेरे विद्यालय के कारण ही है। क्योंकि हम लोगों के साथ ये होता था, सुबह जाते ही योग होना है, योग के बाद मतलब बाकी स्कूल्स में मुझे लग रहा है किसी को विश्वास भी नहीं होगा, सरस्वती शिशु मंदिर और ये अपने थोड़े विद्यालयों को छोड़कर। तो नहीं, हमने भी किया योग। हाँ, तो वो जो एक एस्पेक्ट है ना, जो आपकी पर्सनालिटी के साथ शुरुआत से ही इनकलकेट आप कर ले जाते हो, तो आगे चीज़ें बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ भी आप आसानी से लगता है कि हाँ पार हो जाएंगी। सुना है वो अंगद सिंह जी डांट मार में बहुत मतलब कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं करते थे, जैसे लड़कियां वैसे लड़के, सबके साथ एक तरीके से पेश आते थे। बिल्कुल। आपका अनुभव है कुछ? हाँ, बिल्कुल। प्रधानाचार्य जी का बहुत आशीर्वाद रहा है। लेकिन जहाँ ये बात होती थी कि आपने कोई गलती की है, तो वहाँ पर सभी के लिए समान उपचार था। हम लोगों के लिए सेवा कार्य होता था, सेवा कार्य में आपको स्वच्छता का कुछ कार्य करना पड़ता था। तो जैसे एक बार मेरी भी जो रिक्शा होता था घर से स्कूल लाने का, तो लेट हो गया था, तो 5-10 मिनट की लेट हुई होगी, लेकिन फिर उस दिन का सेवा कार्य श्रमदान। और एक बुद्धिमान कुर्सी हुआ करती थी हमारी क्लास में, तो जो भी ऐसे छात्र होते थे जिनमें लगता था कि इनमें सुधार की आवश्यकता है, तो वो उसमें बैठते थे। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। शिक्षा निकेतन पे बात की जाए तो 1-2 घंटे ऐसे चलेगा। उसका नाम क्या? बुद्धिमान कुर्सी? हाँ, बुद्धिमान कुर्सी। वो थोड़ी सी ऊंची होती थी, तो उसमें बैठ के बुद्धिमान बनाया जाता था। हाँ, वो लेकिन बहुत जल्दी सुधार होता था। जो बच्चे उसमें बैठते थे फिर उनके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आता था। तो ये एक मॉडल है, ट्रेनिंग मॉडल आप कह सकते हैं, और ये वो मॉडल है जो मुझे लगता है कि अगर आगे आने वाले समय में हो सकता है विश्व स्तर पर पढ़ा जाए कभी,
क्योंकि ये शुरुआत से ही किस तरह से एक बच्चे को एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह तैयार करना है, तो वो एक बड़ी बात है। इसका श्रेय शिक्षा निकेतन को, अंगद सिंह जी को जाता है। एक छोटा सवाल मेरा और है, अभी तक आप अध्यापन में थी, एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, अच्छी स्टूडेंट थी इसलिए यहाँ तक पहुँची। अब जब आप ट्रेनिंग की तरफ सोचती हैं कि अब ट्रेन होना है, एक प्रशासनिक सेवा में आना है और एक ऐसे देश में, ऐसे राज्य में आपको सेवाएं मिलेंगी जहाँ भ्रष्टाचार भी होगा, राजनीतिक दबाव भी होंगे, समाज के लोगों की समस्याएं भी होंगी, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग सबके लिए एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड होने के बावजूद क्या एक अच्छा स्टूडेंट एक प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है? या इसको लेके आपकी चिंताएं आपके मन में आती हों कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं, आती हैं या नहीं? ये मेरा सवाल। मुझे यहाँ भी लगता है कि जब आपने अपनी पढ़ाई का ये प्रोसेस, क्योंकि यूपीएससी का प्रोसेस खुद में एक ट्रेनिंग है जैसा कि मैंने कहा, तो जब वहाँ पर हम लोगों ने सस्टेन किया तो आगे भी ऐसी ही चुनौतियाँ आनी हैं और वहाँ भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहना है फील्ड पर, अपनी बात को पूरी बेबाकी के साथ कहना है। बाकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो गई, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ हो गई, अभी तक उसने काम किया है तो आगे भी मुझे लगता है कि वो सहायक रहेगी। बाकी जैसे एक पॉइंट होता है ना कि हम लोगों ने तो गीता पढ़ पढ़ करके हर हफ्ते गीता का एक पार्ट होता था, तो हम लोग तो तैयार ही बैठे हैं इसलिए कि जितनी भी चुनौतियाँ आएंगी वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में उसका सामना करना है। तो मुझे नहीं लगता है इसके लिए कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता है। ये ज़रूर है कि जैसी भी परिस्थिति हो लगातार सीखते रहना है और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। थैंक यू सर। मैं अभिनव जी के पास जाती हूँ। उन्होंने तो माइक गौरव को थमा दिया और अपने हिस्से के सवाल नहीं पूछे। हाँ, आपके हिस्से के सवाल लेने के लिए मैं अपना मेरे हिस्से के सवाल रह गए हैं। कृतिका, मेरा सवाल ये है कि अभी तक आप स्टूडेंट थी, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट था। तो आप बन गई आप अधिकारी IAS, तो कानपुर वाली भाषा में गए तो भौकाल एकदम तन गया होगा। क्या बदल गया जब से रिजल्ट आने के बाद से, क्या क्या बदला है? मेरे साथ तो कुछ नहीं बदला है, मेरी तो जो पर्सनालिटी थी जो था वही है। लेकिन हाँ, लोगों का देखने का तरीका, अब जो दृष्टिकोण होता है, कहीं आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सम्मान अधिक मिल रहा है, तो वो एक परिवर्तन आया है, वो औरों के दृष्टिकोण में आया है। अभी जैसे बड़े बड़े लोगों से भी मुलाकात हुई, कई लोगों ने बुलाया होगा सम्मान के लिए। जी। जैसे जो एक्स प्रेसिडेंट सर हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट सर से आज ही मुलाकात हुई है, तो सभी का मार्गदर्शन मिल रहा है और एक प्रोत्साहन भी मिलता है जब आप इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं और वो अपने अनुभव बताते हैं और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेकर के मार्गदर्शन देते हैं, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और घर वालों के लिए, जैसे मम्मी पापा हैं, अब उनके लिए भी तो कितने भाई बहन आप लोग? छोटी बहन है मुदिता। मुदिता जी। कृतिका और मुदिता जी। तो पिताजी तो एकदम, हाँ, पापा बहुत खुश हैं और मम्मी बहुत खुश हैं। यहाँ ये बात बताने वाली है कि मम्मी ने मेरी, वो LIC में हैं, उन्होंने कभी भी प्रमोशन नहीं लिया ऑफिसर पोस्ट के लिए। उन्होंने जहाँ पर ज्वाइन किया था आज भी वो वही हैं, लेकिन उन्होंने मुझको बना दिया जो भारत का सर्वोच्च ऑफिसर जिसको कहा जाता है। तो ये मम्मी का त्याग है, मम्मी का शुरुआत से हम लोगों को जितना उन्होंने टाइम दिया, हम लोगों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मतलब कोई भी कहीं भी प्रतियोगिता हो वो हमेशा तैयार रहती थी कि नहीं, तैयारी करनी है, जाना है, जीत के आना है। तो वो एक त्याग और समर्पण की भावना, साथ में जुझारूपन, वो सब कुछ मुझे लग रहा है मेरी माँ से मिला है। और पापा से कभी भी ना हार मानना, ये जो चीज़ है ये पापा से मिली है। तो मम्मी पापा का ही श्रेय है, बाकी हमारे जैसे तो बहुत लोग हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन पापा मम्मी ने ही शुरुआत से इतना ध्यान दिया है कि आज ये परिणाम आया है। अरे वाह। एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि आपकी हिंदी बहुत कमाल की है और जब आप अफसर बन जाते हैं तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। चूँकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जो गांव के लोग होते हैं ना, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जो गांव का जिसको आप कहते हैं अंत्योदय हैं, या फिर जो गांव के भी सामान्य लोग होते हैं, शहर के भी लोग, अधिकारियों के कमरे में झांकने से भी डरते हैं कि अगर वो पर्दा हटा के देख लिया तो कहीं कुछ सज़ा न कर दें, कुछ डांट न मिल जाए। तो हम आपसे उम्मीद ये करेंगे कि आप जब पोस्टिंग आपकी हो जाए तो जितना सुलभ बना सकें, लोग आप तक पहुंच सकें, उतना बेहतर रहेगा। जी, ये प्रयास रहेगा और ये जनभाषा के माध्यम से ही हो सकता है।
जब आप कहीं पर जा रहे हैं, जब आप अपनी वाणी में वहाँ के कुछ शब्दों को ले आते हैं तो वो सहायक हो जाता है, लोगों को अप्रोचेबल लगता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि मेरे मन में सवाल ये था, जैसे अभिनव जी हैं, हम आजू बाजू बैठते हैं, ये कानपुर से हैं, ये इलाहाबाद से हैं, तो ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं या कुछ ऐसी शेर व शायरी सुनते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती, या क्योंकि ये हिंदी मतलब हिंदी बैकग्राउंड से, हिंदी मुझसे बेहतर, ये ऐसे ऐसे शेर सुनते। आपने साहित्य पढ़ा, आपकी भाषा में कैसे कि चांद लाएंगे तारे लाएंगे, ऐसी कोई लाइनें क्यों नहीं आती आपकी? नहीं, मतलब ये सब सुनने का टाइम नहीं मिला। तो नहीं, ये जैसे साहित्य पढ़ते हैं या इनके साहित्य में ये जब लिखते भी है तो रिफ्लेक्ट होता है, चंद्रयान मान लीजिए जा रहा है तो ये कि ये लिखेंगे उसको आसमान में पहुंचेगा, कलम और कागज़, ये तो ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ साहित्य पढ़ने के कारण आपका वो साहित्यिक लैंग्वेज आया हो? हाँ, ये होता है। हाँ, होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी पर्टिकुलर लेखक को पढ़ रहे हैं लगातार, तो वो आपके लेखन में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो ये तो होता ही है, जब हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, बार बार दोहरा रहे हैं। तो मतलब ये कुछ गलत नहीं करते, ये इनके साथ नेचुरली आ जाता है। हाँ, ये नेचुरल है। और जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, क्योंकि वो प्रभावी बहुत होता है। हिंदी में यही है कि हम जिस भाषा में सोच रहे हैं, जिसमें सपने देख रहे हैं, वही भाषा इतने अच्छे रूप में किसी लेखक के द्वारा, किसी कवि के द्वारा लिखी हुई मिल जाती है। तो वो अपने आप ही इतना प्रभावी होता है कि अपने आप पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, भाषा में चेंजेस आते हैं। तो ये तो होता है। और यही सवाल शायद सोम भी करना चाह रहे थे कि जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उनका रुझान थोड़ा सा वैसा हो जाता है। वो वैसे जैसे हमारे यहाँ दीपक हैं जो किताबी बातें लिखते हैं, तो कई बार अभिनव जी कहते हैं अरे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा उसमें आ जाओ, ठीक है। तो ये होता है। जब हम जैसे नारी विमर्श पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि खुद में बहुत ज़्यादा एक अंतर्द्वंद भी आ जाता है, कई बार विद्रोह का मन भी करने लगता है। तो ये तो लेखक की और कवि की क्षमता है कि वो आपको कहाँ तक प्रभावित कर ले जाता है, आपके ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है। जब आप दलित विमर्श को पढ़ रहे हैं तो अपने आप ही अपने भीतर से एक आवाज़ आती है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर विद्रोह की आवश्यकता है। तो ये प्रभाव, तो इसीलिए इसको साहित्य कहा जाता है। जो समाज की चेतना है उसको परिवर्तित करने की क्षमता होती है साहित्य में। अच्छा, अब आखिरी सवाल पूछूंगी मैं। जब आप हिंदी में प्रिपरेशन कर रही थी और इस पूरे प्रोसेस के दौरान इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर करती थी? मतलब क्या की पॉइंट्स थे जो आप बहुत ध्यान में रखती थी? और इसी से ही जुड़ा दूसरा जो बहुत क्लीशे है, मुझे पता है आप हर जगह जवाब दे के थक गई होंगी, क्या करती थी फ्री टाइम में, लेजर टाइम में, या जब ऐसा होता था कि बहुत पढ़ लिया अब तो थोड़ा सा चिल करना है या आराम चाहिए? देखिए, इंटरव्यू की तैयारी कुछ अलग नहीं होती है। आपने अभी तक अपने जीवन में जो कुछ भी अपनी पर्सनालिटी के साथ कर रखा है वो एक दिन आपको जा कर के प्रेजेंट कर देना है। बाकी जो मेरी सबसे बड़ी तैयारी थी वो थी साड़ी पहनना, क्योंकि इंटरव्यू में आपको एक डेकोरम मेंटेन करना होता है और ये प्रेफर करते हैं सभी कि आप साड़ी पहन करके जाएं। तो उसकी मेरी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी, तो वहाँ थोड़ी समस्या हुई। बाकी आप डेफ को जब फिल करते हैं तो वहाँ जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी हॉबीज़ को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ करके जाना है। हॉबीज़ को खाली नहीं छोड़ना है। कुछ लोग बिल्कुल नील रख देते हैं तो लगता है कि ये कैसा नीरस व्यक्ति है, इसने मतलब इसको कुछ करना ही नहीं है पढ़ाई के अलावा। बाकी आप जो अपनी उसमें अभी तक आपने कभी कोई एकेडमिक या अन्य क्षेत्रों में एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ जीता हो तो वो सब कुछ फिल करना होता है, फिर उसको अच्छे से पढ़ करके जाना होता है। बाकी जैसे एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, तो अगर आपने भी पार्टिसिपेट किया है तो प्लीज़ उसको फिल करिए और तैयार रहिए कि वहाँ से प्रश्न आएंगे और प्रैक्टिकल प्रश्न आएंगे कि आपने सही में क्या प्रभावी कार्य किया, आपने क्या फील्ड पर एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। तो वो सब अच्छे से आप तैयार करके जाइए। बाकी लेज़र टाइम का मेरा मंच संचालन हो गया बहुत सारे कार्यक्रमों में, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ाव था। तो कभी ऐसा होता था कि संडेज़ को कोई कहीं मंच मिल गया तो वहाँ पर बोलना। बाकी लेखन और पढ़ते रहना चीज़ों को। आप क्या ऐसे रील्स नहीं देखती थी हमारी तरह, या कोई फिल्में देखना या कुछ और ऐप पे जाके टाइम वेस्ट करना जो हम लोग करते हैं वो वेस्ट ही है? हाँ, नहीं, ये सब नहीं किया है। अब करने का प्लान है आगे। अब करना है। हाँ, कोई सवाल है?
रील से मुझे याद आया कि मुझे रील के लिए कंटेंट निकालना है, तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं सेहत करता हूँ, तो उसमें हम खुराक के बारे में बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और जब आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब ज़्यादा तला भुना खा लेंगे, नमक वाला खा लेंगे तो नींद आएगी, है ना, पेट फूल जाएगा। और कम खाएंगे तो फिर बार बार भूख लगेगी, आपका पढ़ाई से ध्यान उचट जाएगा। तो आप ऐसा क्या खाते थे मतलब जो आपको लंबे समय तक फुल भी रखता था और ऐसे बार बार भूख नहीं लगती थी? मेरे साथ ये समस्या होती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई का जो शेड्यूल था उसमें मेरा रात में पढ़ाई ज़्यादा होती थी, तो उस समय खाने को कुछ मिलता नहीं था। तो नट्स उसमें अच्छे आपके ऑप्शन है, आप उससे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि उसके कुछ डाउन साइड्स या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो आप रात में जब आपके पास खाने को कुछ नहीं है तो आप नट्स प्रेफर करिए और उनको लीजिए। बाकी फ्रूट्स जो भी मौसम के हिसाब से चलते हैं तो वो अगर आप लेते हैं तो आपको खुद ही प्रभाव दिखेगा कुछ दिन में कि आप फ्रूट्स ले रहे हैं, अच्छा भोजन ले रहे हैं। बाकी तला भुना तो नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। और एग्ज़ाम से पहले मतलब मेन से पहले मेरा प्रयास रहता था 1 महीने पहले से कि इस तरह का जो बाहर का फूड है उसको जितना ज़्यादा हो सके निगलेक्ट किया जाए। घर का ही दाल चावल हो गई जो घर में बनता है, सामान्य भोजन, बस वही लेना है। बाकी हमारा किचन खुद में ही एक कहा जाए दवा खाना होता है जो मम्मी उसको मेंटेन रखती हैं। तो किसी भी तरह की ज़रूरत जो होती है बॉडी को वो किचन से फुलफ़िल हो जाती है। इंडिया का ट्रेडिशन है, इंडियन कुज़िन का ये बहुत अच्छा पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है, तो आप उसको फॉलो करिए। तो मतलब हमारा जो हेल्थ बेनिफिट है वो हमारी मम्मी के हाथ का बना खाना है, घर का बना खाना, उसी में सारी चीज़ें होती हैं। और ये कई बार हम लोगों ने सेहत में बताया भी है कि घर का बना खाना खाइए और आप तंदुरुस्त रहेंगे और पढ़ाई में भी मन लगेगा। थैंक यू। यूपीएससी टॉपर्स या यूपीएससी जो क्लियर कर लेते हैं उनसे तमाम वियर्ड क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसमें एक ये सवाल भी दर्ज किया जाना चाहिए कि यूपीएससी टॉपर क्या खाते हैं कि उनकी सेहत बनी रहे। तो ये हमारी बातचीत थी जिसको कैमरे के पीछे से मेरे साथी आलिश ने रिकॉर्ड किया। और इस बातचीत को रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि जो हिंदी स्ट्रीम के टॉपर्स हैं या जो हिंदी स्ट्रीम के एस्पिरेंट्स हैं वो संख्या में बाकी सब स्ट्रीम या बाकी सब लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, लेकिन जो हिंदी स्ट्रीम से पेपर देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या नहीं करना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने कृतिका से इतने लंबे और विस्तार तरीके से बात की। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश थे, मेरा नाम सोनल है और आप ऐसे ही ललन टॉप देखते रहिए। ललन टॉप इंटरव्यूज़ के लिए